राजस्थान के रहने वाले चेतन प्रकाश दिल्ली पुलिस में अफसर हैं और आईबी डिपार्टमेंट में तैनात हैं। घर से दूरी होने की वजह से वो डेली अप डाउन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका घर राजस्थान में है, वहीं उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है, जिसकी वजह से उनका घर में अप डाउन डेली नहीं हो पाता था। इस वजह से महीने में जब भी उनको 1-2 दिन की छुट्टी मिलती थी तो वो अपने घर राजस्थान आ जाते थे। और जब वो अपने घर राजस्थान आने का प्लान करते थे तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के घर में जाते थे, फिर अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाते थे जो दूसरे घर पर रहते थे, और यही उनका रूटीन था। जब भी वो दिल्ली से राजस्थान के लिए आते थे तो इसी रूटीन को वो फॉलो करते थे। इसी बीच 14 फरवरी 2018 को वे दिल्ली से राजस्थान के लिए आते हैं। सबसे पहले वो अपने मम्मी पापा के घर में जाते हैं जो रामगंज मंडी में रहते हैं। अपने मम्मी पापा के पास रुकने के बाद शाम को वो अपने घर के लिए निकलते हैं जहाँ पर उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं, और वो लोग रहते हैं झालावाड़ में। इसके लिए उनको अपने मम्मी पापा के घर यानी कि रामगंज से झालावाड़ तक ट्रेन से जाना होता था, और ये दूरी कुछ 1-2 घंटे की होती थी। और इसी बीच में जब वो 14 फरवरी को अपने मम्मी पापा के घर में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद वहां रुकते हैं, और इसके बाद शाम को जब वे अपनी पत्नी और बच्चों के पास आ रहे थे तो वो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं रामगंज से झालावाड़ तक 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। और यह कह के वो फ़ोन को काट देते हैं। जब वो 8:30 बजे तक झालावाड़ नहीं पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी अनीता को चिंता होती है कि 1 घंटे में उनको घर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो इसके बाद वो तुरंत चेतन के मम्मी पापा यानी कि अपने सास ससुर को फ़ोन करती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या चेतन घर से निकल चुके हैं। वो लोग कहते हैं हाँ, चेतन तो निकल चुका है, और वो कह रहा था कि मैंने अनीता को इन्फॉर्म कर दिया है और मैं 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अनीता उनको बताती है कि चेतन अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, पता नहीं ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। और जब वो इस प्रकार की बातें उनके मम्मी पापा को बताते हैं तो उनको भी टेंशन होने लगती है। इसी बीच झालावाड़ में जहाँ पर अनीता रहती थी उसके घर के पास में उसके एक रिश्तेदार रहते थे। उनको भी अनीता यही बात बताती है कि चेतन घर आने वाले थे, उन्होंने बोला था 1 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन अभी वो पहुँचे नहीं हैं। तो इसके बाद उसके जो रिश्तेदार थे मोहन लाल, वो कहते हैं ठीक है तुम चिंता ना करो, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ कि कहीं ट्रेन वेन तो नहीं लेट हो गई है, इस वजह से हो सकता है वो ना आए हों। और जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो ट्रेन तो अपने टाइम से वहाँ पहुँच चुकी थी और वो निकल भी चुकी थी। और इसके बाद उनको भी चिंता होती है कि पता नहीं क्या हो गया है, ट्रेन भी जा चुकी है और अभी भी चेतन घर नहीं पहुँचा है। तो फिर मोहनलाल रेलवे ट्रैक के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर उसको सर्च करना शुरू करते हैं। और इसी बीच में रेलवे ट्रैक के पास में एक जगह थी रलायता की पुलिया, वहाँ पर उन्हें चेतन अचेत अवस्था में पड़े हुए दिख जाते हैं। जैसे वो चेतन को देखते हैं वो तुरंत अनीता को इन्फॉर्म करते हैं और उसको ले करके आरजी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, जहाँ पर डॉक्टर चेतन को चेक करते हैं और उसके बाद उसको डेड घोषित कर देते हैं। जब हॉस्पिटल वालों को यह पता चलता है कि जिस बंदे की लाश यहाँ पर आई है वह पुलिस का एक अफसर है, तो इसके बाद वे तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और चेतन प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। चेतन प्रकाश की मौत कैसे हुई थी, यह एक हत्या थी, आत्महत्या थी, या यह उनकी एक नेचुरल डेथ थी, यानी कि किसी बीमारी की वजह से चेतन प्रकाश की मौत हो चुकी थी। जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। यह जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ यह राजस्थान में 7 साल पहले यानी कि 2018 में हुई थी। और जिन लोगों ने इस क्राइम को किया था वो लोग यही सोच रहे थे कि यह एक परफेक्ट क्राइम हुआ है और हम तक पुलिस वाले कभी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन क्रिमिनल्स ये हमेशा भूल जाते हैं कि क्राइम कभी भी बचता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गुनाहगारों को उनके किए की सज़ा ना मिले, और ऐसा ही हुआ है इस केस में। 7 साल के बाद चेतन प्रकाश के हत्यारों को सज़ा भी हुई है। तो क्या हुआ था चेतन प्रकाश के साथ, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। राजस्थान के रहने वाले चेतन प्रकाश दिल्ली पुलिस में अफसर थे और उनकी शादी 2011 में अनीता के साथ हुई थी। अनीता भी सरकारी टीचर थी और उनकी पोस्टिंग राजस्थान के झालावाड़ के असनावर गांव में थी, यानी कि वो राजस्थान में रह कर के नौकरी कर रही थी, वहीं चेतन प्रकाश दिल्ली में रह कर के नौकरी कर रहे थे। और इस बीच में उन दोनों लोग के बीच में जो मुलाकातें थी, यानी कि पति पत्नी के बीच में जो मुलाकातें थीं वो बहुत ही कम समय के लिए होती थीं, क्योंकि जब भी दिल्ली से उनको छुट्टी मिलती थी 1-2 दिन के लिए, तब वो राजस्थान आते थे अपने घर पर। तो वो सबसे पहले अपने माता पिता के घर जाते थे जो रामगंज में रहते थे, और उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास आते थे जो अपने बच्चों के साथ झालावाड़ में रह रही थी। और यही रूटीन था और इसी रूटीन को फॉलो करते थे जब भी वो दिल्ली से राजस्थान अपने घर में आते थे।
और इसी बीच वो 14 फरवरी 2018 को भी अपने घर आए थे। और इसी बीच 14 फरवरी 2018 को चेतन प्रकाश दिल्ली से राजस्थान अपने घर आए थे। वो अपने माँ बाप के पास तो पहुँचे थे, यानी कि रामगंज तो पहुँचे थे, लेकिन जब वो रामगंज से झालावाड़ के लिए निकले थे तो इसी बीच वो गायब हो जाते हैं और देर रात में रेलवे ट्रैक के पास एक पुलिया से अचेत अवस्था में पाए गए थे। इसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। 15 फरवरी को, यानी कि 14 फरवरी को चेतन प्रकाश गायब हुए थे और 15 फरवरी को पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम कराया था। पुलिस वालों ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ आया ही नहीं जिससे कुछ संदिग्ध लगे। ऐसा ही लग रहा था कि शायद साइलेंट अटैक आने की वजह से चेतन प्रकाश की डेथ हुई है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी थी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी नहीं पता चल रहा था, क्योंकि जब कुछ संदिग्ध लगेगा तब पता चलेगा। इसके बाद पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं रलायता के पुलिया के पास, जहां पर चेतन प्रकाश का शरीर मिला था। वहां पर सब कुछ चेक करते हैं, वहां पर भी कुछ अनयूजुअल नहीं लगता है। साथ ही साथ उनके शरीर पर किसी भी तरीके के चोट के निशान नहीं थे जिससे ऐसा लगे कि उनके साथ जबरदस्ती की गई है या कुछ मारपीट की गई है। और इस तरीके से पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी नहीं मिला था कि जो चेतन प्रकाश के हत्यारों तक या कुछ ऐसा क्लू एविडेंस दे सके जिससे पुलिस को कुछ लीड मिल सके। और इस प्रकार से 3 महीने तक पुलिस वाले चेतन प्रकाश की डेथ को लेकर के कुछ भी पता नहीं लगा पाए थे। वहीं दूसरी ओर जो चेतन प्रकाश के पिता थे महादेव मीणा, वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं पता लगा पा रहे हैं। और इसके बाद वो कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट में पुलिस से कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, प्लीज़ एक बार फिर से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो कोर्ट पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि भाई अपनी आप टीम में जाइए, क्योंकि ये पुलिस का एक आईबी अफसर था, एक बड़ा अफसर था और उसकी इस प्रकार से संदिग्ध अवस्था में डेथ हुई है, तो एटलीस्ट आप इसकी एक बार फिर से जांच पड़ताल कीजिए। तो पुलिस इसमें क्या होती है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है। इसमें बहुत सारे अफसर होते हैं और वो सभी लोग एक बार फिर से चेतन प्रकाश की मौत की पूरी कहानी को सर्च करना शुरू करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाए। तो अब पुलिस वाले जब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्होंने 3 पॉइंट रखा। पहला तो ये था कि उनका मर्डर किया गया है, दूसरा यह था कि उन्होंने आत्महत्या की है और तीसरा कारण यह था कि किसी नेचुरल रीजन की वजह से, जैसे साइलेंट अटैक आना या ऐसे कुछ नेचुरल रीजन की वजह से उनकी मौत हो गई हो। तो इन 3 पॉइंट पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद पुलिस वाले चेतन प्रकाश के घर से लेकर के उनकी पोस्टिंग यानी कि दिल्ली तक के बीच में जितने लोगों थे सभी से पूछताछ करते हैं, लेकिन हर जगह से उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे कुछ पता चले। इसी बीच में जब पुलिस वाले घर के लोगों से पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि चेतन प्रकाश का अपनी पत्नी अनीता के साथ जो रिलेशन था वो कुछ ठीक नहीं था और इसका कारण यह था कि अनीता और चेतन प्रकाश के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जरूर था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अनबन हो रही थी। और इसके बारे में चेतन प्रकाश के जो पेरेंट्स थे उनको सब कुछ मालूम था और यही कारण था कि चेतन प्रकाश के पिताजी ये कह रहे थे कि जो मेरे बेटे की मौत हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ी साजिश है और उसका पुलिस वालों को पता जरूर लगाना चाहिए। तो जब पुलिस वालों को इस थ्योरी के बारे में पता चलता है तो वो सबसे पहले चेतन की पत्नी अनीता को संदेह के आधार पर 25 जून को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके बाद उनसे पूछताछ करते हैं कि भैया बताओ क्या कारण था। तो अनीता जो थी वो बहुत बड़ी क्रिमिनल तो थी नहीं, उसने जो कुछ भी किया था या जो कुछ भी चेतन के साथ हुआ था वो उसमें इन्वॉल्व थी और उसको सब कुछ हुआ मालूम था कि चेतन के साथ ये सब होने वाला है और उसकी मौत होने वाली है। और जैसे ही पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है अनीता वो पूरी कहानी बता देती है जिसकी वजह से चेतन की मौत हुई थी। अनीता पुलिस वालों को बताती है कि चेतन की मौत का कारण उसका अतीत था और वो अतीत यह था कि वह एक प्रवीण राठौर नाम के बंदे से प्यार करती थी और ये जो कहानी है वो उसके शादी के पहले की है। अनीता और प्रवीण एक दूसरे को प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। 2008 में अनीता की सरकारी नौकरी लग गई थी एज ए टीचर और उसी साल उसके प्रेमी प्रवीण के भी नौकरी लग गई थी पुलिस में, यानी कि राजस्थान पुलिस में उसकी नौकरी लगी थी और दोनों शादी करना चाहते थे। हालांकि दिक्कत कोई भी नहीं थी, लेकिन परिवार वाले उन दोनों के शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे और जब उनके परिवार वाले तैयार नहीं हुए तो उनकी शादी नहीं हो पाती है। और इसी बीच में अनीता की शादी हो जाती है चेतन के साथ में 2011 में। और चेतन क्या थे, दिल्ली पुलिस में आईबी अफसर थे, तो उस वजह से अनीता और चेतन के बीच की जो दूरियां थी वो लगातार बनी रहती थी। वो महीने में 1-2 बार 4 बार मिल पाते थे। अदरवाइज अनीता झालावाड़ में रह करके ही अपनी नौकरी कर रही थी, वहीं चेतन दिल्ली में रह करके नौकरी कर रहे थे। और इसी बीच में प्रवीण की भी शादी हो जाती है। तब अनीता और प्रवीण के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं रह गया था और 2012 में अनीता अपने पहले बड़े बेटे को जन्म देती है। दिसंबर 2014 में प्रवीण की पत्नी की भी सरकारी नौकरी लग जाती है और इत्तेफाक से उसकी जहाँ पर पोस्टिंग हुई थी वो भी स्कूल वही
था जहाँ पर अनीता नौकरी कर रही थी, यानी कि असनावर गांव का वही स्कूल जहाँ पर अनीता पहले से ही पोस्टिंग थी। और इस वजह से एक बार फिर से प्रवीण का उस जगह आना जाना हो जाता है जहाँ पर अनीता मौजूद थी, यानी कि प्रवीण की पत्नी की भी वहीं पोस्टिंग थी, उसी सरकारी स्कूल में थी जहाँ पर अनीता भी पढ़ा रही थी। और इसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक बार फिर से रिलेशन बन जाता है, बातचीत होने लगती है। और चेतन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, कोई भी संदेह नहीं था कि एक बार फिर से उसकी लाइफ में, यानी कि उसकी पत्नी की लाइफ में उसका पुराना प्रेमी प्रवीण आ चुका है। क्योंकि उसका रीज़न यह था कि प्रवीण की पत्नी ऑलरेडी उसी स्कूल में पोस्टेड थी जहाँ पर अनीता थी, तो शक का कोई कारण नहीं था। भाई उससे पूछोगे तो वो तो यही बोलेगा कि मैं तो अपनी पत्नी को छोड़ने आया हूँ। लेकिन यहाँ पर अनीता और प्रवीण के बीच में वो रिश्ता एक बार फिर से कायम हो गया था जो कि उनका शादी से पहले था, यानी कि अनीता की शादी से पहले जो वो प्रेम संबंध वाला रिश्ता था वो एक बार फिर से बन गया था। और अब प्रवीण बेरोक टोक उसके घर में आने लगा था। और यहाँ पर अनीता ने प्रवीण को अपना भाई बताया था और वह उसके हाथ में राखी भी बांधती थी, जिससे परिवार वालों को शक ना हो, चेतन को शक ना हो, उसके सास ससुर को शक ना हो। और इसी बीच में प्रवीण का उसके घर में आना जाना होने लगा था। अब झालावाड़ में जहाँ पर अनीता रह रही थी वो अपने मायके में रह रही थी, यानी कि अपने मम्मी पापा के पास रह रही थी। और इस वजह से प्रवीण का अनीता से मिल पाना थोड़ा सा रुकावट आ रही थी। तो प्रवीण यहाँ पर क्या करता है, उसको 35 लाख रुपए में एक अलग घर दिलवा देता है। और वो इतना कलाकार था कि उसने इस 35 लाख रुपए में 10 लाख रुपए की दलाली भी खाई थी। जैसे अनीता को एक दूसरा घर मिल जाता है, वहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। और अब प्रवीण का उसके घर में आना जाना बिल्कुल फ्री फ्लो हो जाता है। उसको जब आना होता है आता है, जब आना होता है जाता है। और वही दूसरी ओर जो अनीता का पति था चेतन, वो महीने में 1-2 बार आ पाता था। वहीं जो उसके माता पिता थे वो दूसरी ओर रामगंज में रहते थे, तो वो भी हो सकता है महीने में 1-2 बार आए और इसके बाद वो अपने घर वापस चले जाते थे। तो इस वजह से अनीता और प्रवीण के बीच का जो रिलेशन था वो अब एक बार फिर से अवैध संबंधों में बदल चुका था। और इसी बीच अनीता 2017 में अपने दूसरे बेटे को जन्म देती है। और यहाँ पर चेतन को इस बात का हमेशा शक रहता था कि ये जो दूसरा बेटा है, उसका छोटा बेटा है, वो उसका नहीं है और ये बेटा है प्रवीण का। और वह अपनी पत्नी अनीता से हमेशा ये कहता था कि ये जो छोटा बेटा है ये मेरा नहीं है, मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा जिससे दूध का दूध पानी हो जाएगा कि मैं इसका पिता हूँ या नहीं हूँ। और इस वजह से अनीता और चेतन के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और लड़ाइयाँ इतना ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि इसी बीच में अनीता आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बचा लिया जाता है। अब प्रवीण को दूसरी ओर ये लगने लगा था कि उसका जो अनीता के साथ अवैध संबंध चल रहा है वो खुलने वाला है, यानी कि उसकी जो पूरी कहानी है वो अब खुल करके सामने आने वाली है। और जब उसको ऐसा लगता है कि उसका भांडा फूटने वाला है तो अब वो प्लान बनाने लगा था कि अब वो चेतन को अपने रास्ते से हटा देगा। और इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका यानी कि अनीता को भी अपने साथ मिला रखा था प्लान में। प्रवीण ने चेतन को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 बार असफल प्रयास किया था। एक बार उसने अपने दोस्त शाहरुख से कहा था कि जब भी ट्रेन से ये वापस जाएगा दिल्ली के लिए तो तुम इसको ट्रेन से धक्का दे देना। लेकिन जब ये कोशिश की गई थी उस समय दिसंबर का महीना चल रहा था और सर्दी का मौसम था। चेतन ने अपने चेहरे पर मफलर लपेट रखा था। मफलर की वजह से उसके जो हत्यारे लगे हुए थे शाहरुख एंड पार्टी, वो उसको पहचान नहीं पाते हैं और वो लोग दिल्ली तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पहचान ना पाने की वजह से ये खाली हाथ वापस चले जाते हैं। और इस तरीके से चेतन पहली बार बच गया था। दूसरी बार प्रवीण यह प्लान बनाता है कि इसका एक्सीडेंट करा देते हैं और एक्सीडेंट कराने के लिए वो एक ड्राइवर को हायर करता है, उसको 20,000 रुपये भी देता है और ट्रक से उसकी स्कूटी में टक्कर मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन पहली बार में होता ये है कि स्कूटी तेज़ी से आगे निकल जाती है और ट्रक वाला पीछे रह जाता है। लेकिन जब तीसरा अटैम्प्ट करते हैं तो वो जो ट्रक वाला उसने हायर किया था वो चेतन की स्कूटी में टक्कर मार देता है जब वो दिल्ली से अपने राजस्थान यहाँ पर आया हुआ था अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। और इस एक्सीडेंट की वजह से चेतन बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया था, घायल हो गया था, लेकिन वो बच गया था, उसकी मौत नहीं हुई थी। तो इस तरीके से 4-4 बार प्रवीण ने चेतन को अपने रास्ते से हटाने का प्लान किया था। और अब प्रवीण यही सोच रहा था कि 5वीं बार मैं परफेक्ट काम करूंगा और अब मैं चेतन को अपने रास्ते से हटा दूंगा और इसके बाद ये जो पूरा खेल चल रहा है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और अनीता उसकी ज़िंदगी में पूर्ण रूप से आ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम करने वाले कोई बचते नहीं हैं, समय लग सकता है लेकिन उनको उनके पापों की सज़ा जरूर मिलेगी। प्रवीण चेतन को मारने का बार बार प्रयास कर रहा था, लेकिन चेतन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसको मारने का प्रयास भी किया जा रहा है और इसके पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ है। इसी बीच 14 फरवरी 2018 को प्रवीण एक बार फिर से दिल्ली से राजस्थान अपने घर आने वाला था और इस बात की पूरी जानकारी अनीता ने अपने प्रेमी प्रवीण को दे रखी थी और उसने उससे कहा था कि चेतन दिल्ली से राजस्थान आने वाले हैं। और इसके बाद प्रवीण फुल प्रूफ प्लान बनाता है।
वह अपनी प्रेमिका अनीता से कहता है कि चेतन सबसे पहले आएगा, वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगा। जब वो शाम को अपने पेरेंट के पास से तुम्हारे पास आएगा तो तुम मेरे को फ़ोन कर देना। और इसी बीच में, इसी रास्ते के बीच में, यानी कि अपने माता पिता के घर से निकलने के बाद और तुम्हारे पास, अनीता के पास झालावाड़ आने के बीच का जो रास्ता है, इसी बीच में हम कुछ ऐसा करेंगे कि प्रवीण का काम तमाम हो जाए। अपने प्लान के तहत प्रवीण बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। इसी बीच शाम 6:30 बजे के आसपास चेतन अपने माता पिता के घर से अनीता को फ़ोन करते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के पास से निकलने वाला हूं और 1 घंटे के आसपास, 1 डेढ़ घंटे में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जैसे ही ये बात अनीता को पता चलती है, वो पूरी कहानी अपने प्रेमी प्रवीण को बता देती है। प्रवीण प्लान के तहत अपने एक बंदे को वहाँ पर भेज देता है, रामगंज में, जहाँ पर चेतन के माता पिता रहते थे, और वहाँ से ही चेतन को फॉलो करना शुरू कर देता है। जिस बंदे को उसने वहाँ पर भेजा था, वह बंदा पूरे रास्ते चेतन को फॉलो कर रहा था, और जैसे ही चेतन ट्रेन पर चढ़ जाता है, वो बंदा भी ट्रेन पर चढ़ जाता है। और इसके बाद चेतन ट्रेन से उतरता है और अपने घर झालावाड़ जाने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच में एक जगह सुनसान इलाका आता है, और वहाँ पर जो उसका मुखबिर था प्रवीण का, वो फ़ोन कर देता है कि चेतन इस जगह पे है। प्रवीण कार से वहाँ पर पहुँच जाता है और ज़बरदस्ती चेतन को कार पर बिठा लेता है, और इसके बाद उनके बीच में अनीता को लेकर के एक बार फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे ही ये लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, तो कार में प्लान के तहत प्रवीण ने पहले से ही 1-2 लोगों को बैठा रखा था। वो लोग चेतन के हाथ पकड़ लेते हैं, और इसी बीच में प्रवीण अपने पास से 2 इंजेक्शन निकालता है और दोनों इंजेक्शन चेतन की जांघ में लगा देता है। चेतन की जांघ में जैसे ही ये इंजेक्शन लगते हैं, वो बेहोश हो जाता है। फिर प्रवीण चेतन की नाक को जब तक दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है, और इसके बाद प्रवीण और उसके साथी लोग चेतन के शरीर को रलायता पुलिया के पास फेंक करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे की कहानी आपको मैंने पहले ही बताया है कि चेतन प्रकाश के बॉडी को उनके रिश्तेदार जो उसको ढूंढ रहे थे, वो सबसे पहले देखते हैं, वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद 15 फरवरी को चेतन का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था, क्योंकि प्रवीण ने एक ऐसा इंजेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट किया था जिसके बारे में मौत के बाद, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। और इसका कारण यह था कि प्रवीण खुद भी पुलिस में था, और उसको ये सब चीज़ें मालूम थी कि किसी भी मर्डर को कैसे सामान्य डेथ दिखाना है, और इस बात की उसने पूरी जानकारी कर रखी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि यदि मर्डर दिखाया जाएगा या मर्डर किया जाएगा तो वह पकड़ सकता है। लेकिन इसीलिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया था, उसने एक ऐसा इंजेक्शन अपने पास रखा था जिसको लगाने के बाद इंसान की मौत तो हो जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस इंजेक्शन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिल पाती है। चेतन का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस वाले यही मान रहे थे कि चेतन की जो डेथ है वो नेचुरल डेथ है, हो सकता है साइलेंट अटैक होने की वजह से उसकी मौत हुई हो। लेकिन ये जो डेथ थी वो अनीता और उसके प्रेमी प्रवीण ने मिल करके की थी। पुलिस वालों ने चेतन प्रकाश की हत्या में शामिल सभी आरोपी, उसकी पत्नी अनीता, उसके प्रेमी प्रवीण और जो भी लोग उसकी हत्या में शामिल थे, उनको गिरफ्तार करके और पूरे मामले की चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। और इसके बाद इन सभी को लेकर के कोर्ट में कार्रवाई हुई थी, और फाइनली 7 साल के बाद मई 2025 में कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। कोर्ट ने प्रेमी प्रवीण और उसके साथी शाहरुख, जिसने हत्या में साथ दिया था प्रवीण का, उसको उम्र कैद की सजा दी है। साथ ही चेतन की पत्नी अनीता और ये जो इंजेक्शन जिसने प्रोवाइड किया था वो जो बंदा था, इन लोगों को 14-14 साल की सजा दी है। यानी कि 7 साल के बाद जिस क्राइम को परफेक्ट क्राइम मान करके किया गया था, उस क्राइम के सभी आरोपियों को अब सजा हो चुकी है, जिसमें से 2 लोगों को उम्र कैद हुई है, वहीं 2 लोगों को 14-14 साल की सजा हुई थी। यानी कि इस केस से हमें यही शिक्षा मिलती है कि क्रिमिनल अपने आप को कितना भी होशियार क्यों न समझ लें, उनकी एक छोटी से छोटी गलती आज नहीं तो कल जरूर पकड़ी जाती है। जैसा इस केस में हुआ, 7 साल के बाद ये सभी क्रिमिनल्स पकड़े गए और इसके बाद इनको इनके कर्मों की सजा कोर्ट ने दे दिया है। तो आज की वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि क्राइम कभी मत करें, क्योंकि क्राइम करने वाले कभी भी बचते नहीं हैं। इसलिए हमेशा कुछ भी कीजिए सोच समझ के कीजिए। किसी भी काम को करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिए, और इस बात को ज़रूर सोच लीजिए कि इसको करने के बाद आपके और आपके परिवार के ऊपर क्या बीतने वाला है, उनको किस प्रकार का दंड मिलने वाला है, और उस काम के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।